Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the new lecture series on the MSc Environmental Science 2020 क्वेश्चन पेपर। आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं हमारे पुराने सीरीज के साथ, जो हमारा 2020 का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना रहे हैं, जो कि हमको डिटेल सोल्यूशन चाहिए हर क्वेश्चन का, ताकि आपको और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, एग्जाम विल बी हैपन बिफोर सितंबर, सो बी रेडी all of you, and stay tuned with our lecture series. Before that, I would request you to subscribe our channel and do share this channel. So the first thing that we questions dealing here is the from in biology section. Okay, so this is a biology section. It is asking, agar used in a synthetic growth media for microbes is a product of which of the following. ठीक है, तो माइक्रोब्स को भी खाना चाहिए भाई। ठीक है, माइक्रोब्स को भी खाना चाहिए, तो उनके ग्रोथ के लिए, ठीक है, आपको क्या बनाना होता है? मीडिया बनाना होता है। ठीक है, किस पे? पेट्री डिश पे। ठीक है, ये आपका पेट्री डिश है, इस पे आपने अगर मीडिया का एक खाना बनाया, जिसमें आपको माइक्रोब्स को फीड करना होता है ताकि माइक्रोब्स का ग्रोथ हो सके। ठीक है, कहां से? लैग फेज से एक्सपोनेंशियल फेज तक, ठीक है, ग्रोथ हो सके माइक्रोब्स का, तो इसलिए ये बनाया गया है। तो होता क्या है? व्हाट इज अगर? अगर इज ए मिक्सचर ऑफ, टेक्निकली अगर इज ए मिक्सचर ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स that can be used as a liquid medium or solidifying agent can be added। ठीक है, इसमें सॉलिडिफाइड एजेंट भी ऐड कर सकते हैं और इसको लिक्विड मीडियम में भी यूज किया जा सकता है। ये क्या है? मिक्सचर ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। किसके लिए? माइक्रोब्स के लिए। ठीक है, माइक्रोब्स के लिए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर अगर जो होता है वो होता क्या है? इज ए नेचुरल पॉलीसैकेराइड प्रोड्यूस्ड बाय मरीन algae। देखिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड बाय मरीन algae एंड इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड सॉलिडिफाइंग एजेंट एडेड टू मीडिया। तो इसका आंसर ऑब्वियसली एल्गी होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो है वो एक मराइन एल्गी का बाई प्रोडक्ट होता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखना है कि अगर किससे बना होता है। इसी तरीके का बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक ग्रोथ मीडिया यूज होते हैं, यू शुड स्टडी दैट। ओके, आपको हर तरीके की सिंथेटिक मीडिया के बारे में आइडिया होना चाहिए। सो दिस इज ऑल्सो है पार्ट ऑफ एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस एंट्रेंस एग्जाम। सो आई एम अब टेलिंग कर रहा हूं, मैं आपको बताते जा रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप उन उन पोर्शंस को जरूर पढ़ें जिन जिन पोर्शंस का मेंशनिंग मैं इस वीडियो में कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दे आर आस्किंग अबाउट, एज ए माइक्रो एलिमेंट सल्फर इज ए कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स। देखिए प्रोटीन्स, ठीक है, फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फिर आपका आता है फैट्स, फिर आता है लिपिड्स। ठीक है, तो इन तरीके के जो हमारे टर्म्स हैं, ठीक है, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, दीज आर द वेरी बेसिक टर्म्स दैट वी आर रीडिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है, और इनके यूजेस, ठीक है, और फंक्शन इन लिविंग बींग्स, ठीक है, इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें। ठीक है, इन चीजों पे आप जरूर ध्यान दें। तो ये एक बेसिक होता है, आपको पढ़ने के लिए ये सब चीजें आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जैसे उसने पूछा है कि एक मैक्रो एलिमेंट है, देखिए यहाँ पे मैक्रो एलिमेंट की बात की, तो आपको माइक्रो एलिमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, कौन कौन से माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं और मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सल्फर एक मैक्रो एलिमेंट्स है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि व्हिच प्रोटीन हैज सल्फर एज ए कंटेंट। ठीक है, कंटेंट सल्फर होना चाहिए एक प्रोटीन में। तो सबसे पहले आपको मिथोनाइन, ठीक है,
मिथ्योनाइन। तो मिथ्योनाइन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हो C5H11NO2S। विटामिन बी का C12H17N4OS+। लिपोइक एसिड का कितना है C8H14O2S2। कोएंजाइम ए का कितना है C21H36N7O16P3S। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सभी में क्या है, सल्फर कंपोजिशन है, सल्फर कंपोजिशन मौजूद है। तो सल्फर कंपोजिशन मौजूद होने की वजह से आपका आंसर तो ए बी सी डी ओनली ऑलरेडी हो चुका है, तो ई सेक्शन को जाने की जरूरत नहीं। बट स्टिल व्हाट इज कार्बोक्सिलेज यू शुड नो। ठीक है, कार्बोक्सिलेज भी क्या है, ये एक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है, ये भी एक मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है। ठीक है, मल्टी फंक्शनल प्रोटीन है। यहाँ पे मैंने वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेज का फॉर्मूला लिखा है जो कि रूबिस्को से रिलेटेड है। ठीक है, रूबिस्को से रिलेटेड है। ठीक है, अब भाई रूबिस्को क्या होता है ये भी पढ़ो, ये कि प्लांट एंजाइम है। ठीक है, तो इन सब जो टर्म्स हैं इनको आप अच्छे से याद करो। देखो टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक एमएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो बेसिक बायोलॉजी जो है बीएससी लेवल तक की वो तो आपको पता होना ही चाहिए, जितना आपको जानना की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री सेक्शन। तो ये केमिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन है। तो ये बोलता क्या है, बहुत इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो सिंपल सी बात है, आपको पोस्टुलेट्स तो याद होनी चाहिए। बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भाई बहुत बेसिक है। ठीक है, आपको ये सारे मॉडल्स तो कम से कम केमिकल मॉडल्स तो याद करने जरूरी है केमिस्ट्री रिलेटेड से। जैसे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की बात किया गया, तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की अगर बात करो तो रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आइंस्टाइन का इक्वेशंस पता होना चाहिए। तो इस तरीके की जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस, बेसिक एटम रिलेटेड क्वेश्चंस, एटम एंड एलिमेंट्स वाला जो चैप्टर है दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हमेशा। तो आपको ये चीज को अच्छे से याद करना है अलॉन्ग विद द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये सब तो आपको याद करना ही है। तो यहाँ पे अगर वो बोहर्स मॉडल की बात कर रहा है, बोहर्स मॉडल बोलता क्या है कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये वो बोल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये सारे के सारे ऑर्बिट्स जो हैं ये सर्कुलर हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पे मौजूद हैं। तो क्योंकि सर्कुलर है तो इसके चारों तरफ ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यही वो पहला सेंटेंस बोला। फिर बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी आर। ठीक है, जहां पे ये रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है। ठीक है, और एन एच ये जो है आपका कांस्टेंट है h एंड 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो n लिख रहा है, n का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे पहला एनर्जी लेवल, फिर दूसरा एनर्जी लेवल, फिर तीसरा एनर्जी लेवल बन रहा है। तो उसी तरीके से उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, उसका मोमेंटम जो है वो भी कंजर्व हो जाता है। भाई मोमेंटम तो नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मोमेंटम तो आपको पता होना ही चाहिए क्या होता है। ठीक है, ये सब तो आप खुद से याद करो। तो एंगुलर मोमेंट जो होता है, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसी बेसिस पे वो बोल रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। थर्ड स्टेटमेंट इज टेलिंग दैट चेंज इन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन द इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। तो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करेगा तभी वो एनर्जी चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज, एब्सोल्युटली राइट। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है, ये उसने बोला। लेकिन मैटर है जो डुअल वेबर, ये पोस्टुलेट में नहीं है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नॉट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद करो कि नॉट दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि आप सोचोगे हाँ बोहर्स मॉडल है तो पहला वाला लगा के आ जाओगे स्पीड अप करने के चक्कर में। ठीक है, इफ यू आर अटेंडिंग दिस क्वेश्चंस इन द लास्ट मोमेंट आल्सो, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। द फर्स्ट सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पे उसने इवेंट्स दिए हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल या रिमेम्बर करने का होमवर्क जो है या आपका है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल जरूर पढ़ लें, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि बिना उसके तो इस क्वेश्चन को बनाना मुश्किल है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की अगर हम बात करें, यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन किया है उन्होंने और यहाँ पे इवेंट्स मेंशन किया है। तो पीरियड्स और इवेंट्स ये दोनों चीजें वहां पे मेंशन किया है। अकॉर्डिंग टू द आंसर, इफ यू कंसिडर, सबसे पहले आपको देखने की क्या जरूरत है, सबसे पहले आपको दो चीजें देखने की जरूरत है कि इसमें से आप एलिमिनेट कौन सा कर सकते हो। हमेशा मैच द फॉलोइंग में एलिमिनेशन मेथड्स जरूर यूज करें। तो एलिमिनेशन मेथड का अगर हम यूज करते हैं तो जो आपको एज के बारे में तो कम से कम पता होना ही चाहिए कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कौन सा जो पीरियड है वो कौन से एज में मौजूद है। अगर परमियन की बात करें तो 298.9 से 250 मिलियन ईयर्स, तो यहाँ पे मिलियन है, जो एम है ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है मिलियन, ठीक है, मिलियन ईयर्स के एगो में था। फिर कैम्ब्रियन की बात करें तो 541 मिलियन ईयर्स एगो, डेवोनियन की बात करें तो 60.3 मिलियन ईयर्स एगो। बट प्लीस्टोसीन ये क्या है, 11,700 ईयर्स एगो है, ठीक है। तो 11,700 ईयर्स एगो अगर ये है तो इसका मीनिंग क्या है कि रिसेंट ग्लेशिएशन, रिसेंट जब उसने बात किया तो ऑब्वियस है कि ये सीधा सीधा मैच हो जाएगा प्लेस्टोसिन में। तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी इज ऑलरेडी एलिमिनेटेड, रिसेंट ग्लेशिएशन की बात किया। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे आप अब बी और डी को कैसे एलिमिनेट करोगे। सबसे पहली बात तो ये है, बी एंड डी को कैसे एलिमिनेट करोगे, सबसे जरूरी चीज ये आपको जानने की जरूरत है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इन एजेस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका आंसर जो दिया है कि हर्निशियन ओरिजिन जो है वो पर्मियन में हो रहा है, ठीक है, यर्लिएस्ट वर्टिब्रेट्स जो है कैम्ब्रियन में है और वेस्कुलर प्लांट डाइवर्शन जो है वो डेवोनियन में। अब इसका डिटेल डिस्कशन जो होगा हम आगे वाले पार्ट पे करते हैं। जैसे कि बात करें यहाँ पे उसने डिस्कस किया तो ये बोल रहा है कि जो वर्सियन एंड हर्शनियन ओरोजिनी जो है वो होता क्या है। ये 250 मिलियन ईयर्स एगो में हुआ था, जिसमें क्या कि जियोलॉजिकल माउंटेन बिल्डिंग इवेंट्स कॉज हुआ था। किस वजह से, क्योंकि कंटिनेंट कोलिजन हुआ था किसके बीच में, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, ठीक है, यूरो अमेरिका एंड गोंडवाना, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस समय ये बना था टू फॉर्म द सुपर कंटिनेंट पैंजिया, ठीक है। दिस इज ए टॉपिक फ्रॉम सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है, पुराने काल में सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता था और साथ ही साथ कंटिनेंट ड्रिफ्ट, एंड कंटिनेंट जो थे वो ड्रिफ्ट कर जाते थे, ठीक है। तो ये पोर्शन आपको बड़े अच्छे से याद करना है कि ये प्लेट टेक्टोनिक्स का पोर्शन है, जहाँ पे कि प्लेट्स जो है, मतलब एक्चुअली में बोला जाए कंटिनेंट और ओशन जो है ये अलग अलग प्लेट्स होते हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है, हमेशा से होता रहा है। तो उनकी वजह से कोलिजन क्रिएट हुआ, कोलिजन क्रिएट होने की वजह से दो चीजें जब टकराई तो उनसे माउंटेन बना, ठीक है। तो ये उस समय की बात कर रहा है। तो ये कब हुआ था, 250 मिलियन ईयर्स एगो। 250 मिलियन ईयर्स मतलब हमने अभी अभी पढ़ा है, 250 मिलियन ईयर्स मतलब क्या, हमने अभी अभी पढ़ा, क्लोज टू परमियन, ठीक है। परमियन पीरियड उस समय से उस समय तक था, ठीक है। तो ये इसीलिए इसका आंसर हमारा जो है परमियन था, ठीक है। सेकंड पॉइंट की बात करें, ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स टुक प्लेस इन ऑर्डोविशियन पीरियड इन द फॉर्म ऑफ ओस्ट्राकोडम्स, जॉलेस वर्टिब्रेट्स रिलेटेड टू साइटोफ्लो। In fact, ostracoderms were small, jawless, bony fish-like form after the origin of Ostradom acanthodon, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद करना है कि अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट्स जो हैं वो कब आए होंगे, वो ऑर्डोविशियन, प्री ऑर्डोविशियन, मतलब ऑर्डोविशियन के स्टार्टिंग में आए होंगे। ऑर्डोविशियन के स्टार्टिंग का मतलब क्या, शुरुआत कब से हुई होगी, उसके पहले वाले पीरियड से। तो उसके पहले वाला पीरियड क्या था, कैम्ब्रियन, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर कैम्ब्रियन होगा भाई, ठीक है। तो ये सब जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मिलेगा आपको, पढ़ो भाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल जाके, ठीक है। ऑलरेडी इसका क्लास लेंगे, हम लेंगे एक बार, लेकिन फिर आप फिर भी पढ़ो इसको जाके एक बार,
ठीक है। फिर आता है ऑर्डोविशन इज डिवाइडेड इनटू 3 एपोजेस, अर्लियर ऑर्डोविशन, मिडिल ऑर्डोविशन एंड दिस ऑर्डोविशन। देखो एज का मेंशनेशन मैं यहाँ पे कर दिया हूँ, क्योंकि एज के बेसिस पे भी आप इसको डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि जो कैम्ब्रियन एज है वो क्लोज टू 500 है, ठीक है। यहाँ पे 485 तक जा रहा है ईयरली वाला, तो ऑब्वियस है कि ऑर्डोविशन के पास ही होगा किसका, वर्टिब्रेट्स का ग्रोथ। फिर आता है आपका वेस्कुलर प्लांट्स लिनिएज ऑफ स्फिनोइड्स, फर्न्स, प्रायजिम्नोस्पर्म्स, सीड प्लांट्स इवॉल्व्ड द लैमिनेटेड लीव्स, ठीक है। लैमिनेटेड लीव्स का फॉर्मेशन हुआ, जिस वजह से हम बोलेंगे कि उस समय वेस्कुलर प्लांट्स में डाइवर्सिफिकेशन हुआ, किस टाइम पे, डेवोनियन पे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट है। तो ये आप फैक्ट्स and different types of events that happen in geological time is very very important for examination point of view। आपको geological time स्केल बड़े अच्छे से याद करना होगा, तभी आप इन तरीके के क्वेश्चंस बना पाओगे। This is also a very very interesting question, ठीक है। तो ये तो मैथ्स है, मैथ्स मतलब मार्क फेचर, मार्क फेचर, जिसको मैथ्स आया वो बाजी मार गया, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे से याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 अपॉन x एंड z इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 अपॉन x स्क्वायर देन dy बाई dz इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, क्लास 11th वाली, ठीक है। फिर क्लास 12th वाली, दोनों, एक नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साथ ही साथ आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे। बहुत ही इजी है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। देखो क्या होता है कि ये जो है आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस वाले पार्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन के इस वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये किसी तरीके का एक ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नेचर है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नेचर है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर है, तो दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक सिग्नेचर, साइन है। तो आपको इसको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कि हमारा जो है वो जो पूरा फॉर्म है, जो पूरा इक्वेशन है वो एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, स्टेप 1 में हमने क्या किया, एक्स को tan थीटा कंसिडर कर लिया यहाँ भी, और एक्स को tan थीटा कंसिडर कर लिया यहाँ भी। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली साइन 2 थीटा होती है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या क्या है। तो इसीलिए बोला ना ट्रिग्नोमेट्री याद करने की जरूरत है। 11th क्लास की, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो, ठीक है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए तो फिर मेरे पास आना, फिर बहुत ईजी है इसको बनाने के लिए। तो साइन 2 थीटा जैसे ही बन गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 2 tan थीटा हो जाएगी। अब अगर थीटा लिए हो tan थीटा इक्वल टू x लिए हो, तो x इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स x डाल दिया, फिर dy बाई dx कर लो। tan इनवर्स x का तो हमको पता ही है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे भी बन जाएगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी बन जाएगा, 2 अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमने tan थीटा लिया तो ये tan 2 थीटा बना, यहाँ पे ये sin 2 थीटा बना। देखो फर्क है, दोनों चीजों में फर्क है, तो आपको फर्क पता होना चाहिए। फिर सिंपल सा है कंसेप्ट, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको पता है कि dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। दोनों की वैल्यू कितनी है, डिवाइड करोगे तो 1 आएगी, क्योंकि दोनों दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल होके 1 दे देंगे। और ये टोटल वैल्यू कितना है, ये है dy अपॉन dz, सिंपल। dy बाई dz बनाने के लिए यही तो करना होगा, तो इसका आंसर 1 होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करें, और छोटे छोटे क्वेश्चंस को करते करते उनके फॉर्मूला याद करें, और देखिए प्रैक्टिस करते रहें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्योंकि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। हैव ए नाइस डे।